गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। वेलकम टू नवनीत अकेडमी। सो बेसिकली हम लोग अभी पहले रिवाइज़ कर लेते हैं जो टॉपिक्स हमने लास्ट क्लास में कवर किए थे और उसके बाद फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में आप लोग ने किसके बारे में पढ़ा था? बोलो। स्पीड के बारे में पढ़ा था, है ना? वेट अ सेकेंड। यस, स्पीड के बारे में पढ़ा था। दैट स्पीड इज़ योर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया आपने इन रिलेशन विद योर टाइम, है ना? इसी को ही आप स्पीड कहते हो। और इसकी एसआई यूनिट क्या थी? मीटर पर सेकंड। इसी में आप इसको बेसिकली मेज़र करते हो। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जब स्पीड में चेंज आता है, यानी जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ चेंज इन स्पीड, देन इट इज़ नोन एज वेलोसिटी। यही पढ़ा था ना वेलोसिटी की डेफिनेशन। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट शेप, डेफिनेट डायरेक्शन। अब इसकी एसआई यूनिट भी क्या थी बताओ? सेम, मीटर पर सेकेंड, यही थी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली u प्लस वी, यानी योर इनिशियल वेलोसिटी प्लस योर फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, क्योंकि हम इसके अंदर एवरेज लेते हैं उन दोनों का। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगर इसी वेलोसिटी में चेंज हो तो क्या होगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड हमने क्या पढ़ा था? वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी में ही चेंज होता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, देन दिस इज नोन एज योर एक्सेलरेशन। व्हाट वी कॉल इट? एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इस एक्सेलरेशन को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। चलो। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन of an object along in a straight line, the velocity remain constant with time. हमने इसका ग्राफ देखा था ना कैसा होता है। चलो एक बार ग्राफ पे नज़र मारते हैं। हमने देखा था किसी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड जो है उसका ग्राफ हमेशा इन अ स्ट्रेट लाइन होता है ना? ये आपका एक्स एंड वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन है ना? यहाँ पर आपका डिस्टेंस है और यहाँ पर आपका टाइम है। तो हमेशा यूनिफॉर्म जो होगी वो स्ट्रेट लाइन में होगी, जबकि नॉन यूनिफॉर्म में भी कर्व हो सकती है या ऐसे हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और अगर मैं बात करती हूँ कि उसकी कांस्टेंट स्पीड है, यानी इंक्रीज़ ही नहीं हो रही है, ये तो यूनिफॉर्म में इंक्रीज़ का वो होता है ना, ग्राफ होता है कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है, यानी ये फर्स्ट 10 सेकेंड्स में अगर 2 मीटर्स डिस्टेंस कवर कर रहा है, नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में ये 4 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 2-2 के गैप पे, देन 6, देन 8, तो ये तो इंक्रीज़ है, इंक्रीजिंग का है। बट अगर वो कांस्टेंट पे है तो क्या होगा? यानी यूनिफॉर्म मोशन तो है ही है, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसकी, बट एट कांस्टेंट, उस केस में पैरेलल होती है वो, है ना? यही होता है ना? ओके। अब हम बात करते हैं अगर ये चीज़ रिमेन कांस्टेंट होती है, तो हमने देख लिया इसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन का कैसे बनता है। इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज 0। इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी, यानी जब भी जो आपकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी विद टाइम और स्ट्रेट लाइन बनाएगी, यानी उसका ग्राफ जो होगा दैट वाज इन स्ट्रेट लाइन, इस केस में जो चेंज इन वेलोसिटी है किसी भी टाइम पे वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी तो सेम ही जा रही है ना थ्रू आउट द डिस्टेंस। हाउएवर इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी वेरीज विद टाइम। जैसे आपका स्पीड के अंदर होता है कि जब आप नॉन यूनिफॉर्म स्पीड लेते हो तो ही वेलोसिटी क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि तभी तो चेंज आता है। ठीक है, सेम यही है कि जब आप नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हो तब एक्सेलरेशन यू कैन से डिराइव होता है। क्यों? क्योंकि तभी चेंज आता है वेलोसिटी में। एंड बेसिकली व्हाट इज़ द मीन ऑफ एक्सेलरेशन? व्हेन देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, it has different values at different instant at different point of the path। क्यों? क्योंकि कभी भी यूनिफॉर्म मोशन में नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? सेम इंटरवल्स नहीं होते हैं। Thus the change in velocity of an object during any time interval is not 0 in case of non-uniform velocity, but
In case of uniform velocity, it is 0 basically. Can you now express the change in velocity of an object? चलो देखते हैं. To answer such question, we have to introduce another physical quantity called the acceleration. यहाँ पर acceleration शुरू हो गया आपका, which is measure of the change in velocity of an object per unit time. टाइम के हिसाब से velocity में कितना change आ गया, this is known as your acceleration. Acceleration is change in velocity upon time taken. Now, if the velocity of an object change from initial value यानी u to your final value v in time t, then what will be the formula of acceleration? A, which is equals to your final velocity minus your initial velocity, which is your u, upon t, which is your time. ठीक है? Okay. Now the kind of motion is known as accelerated motion. The acceleration is taken to be positive if it is in the direction of velocity and negative when it opposite to the direction of velocity. अगर वो same direction में velocity में change आ रहा है, that means acceleration positive में होगा, और अगर opposite direction में velocity में change आ रहा है तो वो negative होगा. और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को आप एक और नाम से जानते हो जिसे हम कहते हैं रिटार्डेशन. ठीक है. अब एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. जबकि स्पीड एंड वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या थी? स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकेंड. वेरी गुड. नाउ इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन and its velocity increases or decreases by the equal amount in equal interval of time, then the acceleration of an object is said to be uniform. ये चीज़ जो अभी हमने ऊपर पढ़ी कि अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सेम अमाउंट में और सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऑब्वियसली बात है वो यूनिफॉर्म होगा. ना द मोशन ऑफ एन फ्रीली फॉलिंग बॉडी is an example of uniformly accelerated motion. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है. On the other hand, an object can travel with a non-uniform acceleration if its velocity change at a non-uniform rate. यानी equal interval of time नहीं है या equal interval of distance वो travel नहीं कर रहा है. For example, if a car traveling along a straight road increasing its speed by an unequal amount, कि कभी वो 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, फिर उसको क्या मिल जाता है? उसी रोड पर जाते जाते उसको थोड़ा जाम मिल जाता है तो वो 20 की स्पीड पे चलना शुरू हो जाता है. देन फिर थोड़ी सड़क एम्प्टी हो जाती है, खाली हो जाती है, देन 80 स्पीड पकड़ लेता है. ठीक है. सो then the car is said to be moving with non-uniform acceleration. सेम चीज़ बेटा जो हम स्पीड और वेलोसिटी के केस में पढ़ते आए हैं, इक्वल इंटरवल एंड इक्वल डिस्टेंस नोन एज यूनिफॉर्म, नॉन इक्वल इंटरवल्स एंड नॉन इक्वल डिस्टेंस इज नोन एज योर नॉन यूनिफॉर्म. नथिंग इज न्यू टू यू. ठीक है. वही सेम चीज़ है, बस टर्म चेंज हो गई. स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. ओके. चलो अब कुछ एग्जाम्पल्स मैं आप लोग को डेली लाइफ के बताती हूँ एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन के. देखो अब एक्सेलरेशन अभी हमने पढ़ा क्या होता है कि जब सेम डायरेक्शन में स्पीड जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती है ना, वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में. तो जैसे अब आप एग्जाम्पल ले सकते हो इसका क्या कि जब आप किससे उतरते हो? नीचे ब्रिज से उतरते हो. जब आप ब्रिज से कार में बैठकर नीचे उतरते हो एकदम से स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस स्लोप. होती है कि नहीं? और उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रही है ना. सो जब व्हेन यू फॉल फ्रॉम अ ब्रिज देन द एक्सेलरेशन इज़ पॉजिटिव बेसिकली. वहीं पर ही अगर मैं बात करती हूँ कि जब आपकी कार, सपोज़ ये मोड़ आ गया बीच में, अब आपको यहाँ से अपनी कार को, यहाँ पर इस पॉइंट पे है आपकी कार, यहाँ से मोड़ना है, तो आप अपनी स्पीड को स्लो करते हो थोड़ा सा और उसी डायरेक्शन में मूव ऑन करते हो जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी होती है.
तो ये दोनों एग्जाम्पल्स जो हैं बेसिकली आपके एक्सेलरेशन के, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के। बट वहीं पर ही अगर मैं बात करती हूँ ऑफ योर नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, अब इसके क्या एग्जाम्पल होंगे ज़रा थोड़ा सा सोचो। जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो अपनी कार की, कैसे, जल्दी सोचो, ब्रेक अप्लाई करने से कैसे रिटार्डेशन होगी। आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो या अगर बस में बैठे होते हो तो ब्रेक अप्लाई होती है तो आप पीछे की तरफ मूव करते हो, आगे हल्का सा होकर पीछे की तरफ मूव करते हो, क्यों बताओ ज़रा, सोचो ज़रा। बिकॉज बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है ये चीज़, सो इसीलिए ये नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन होती है। सेम चीज़ जब एरोप्लेन लैंड करता है, ठीक है, या सेम चीज़ जब एक ट्रेन जो है वो अपने स्टेशन पे पहुंच जाती है तो धीरे धीरे करके जैसे ही अपनी स्पीड स्लो करती है, आप क्या करते हो, बैकवर्ड मूव करते हो, एकदम से आपको झटका लगता है। रीज़न इज़ दैट कि उसमें रिटार्डेशन होता है, नेगेटिव होता है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में बेसिकली जाती है। समझ में आ गया? चलो अब थोड़े से न्यूमेरिकल्स करते हैं इससे बेस्ड, आपके एक्सेलरेशन से बेस्ड। ओके, बुक का एग्जाम्पल नंबर 8.4, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, यानी वो राहुल यहाँ से स्टेशनरी है अभी, वो पेडल्स हिज साइकिल टू attain a velocity of 6 meter per second in 30 minutes. Okay, then he applies brake such that the velocity of bicycle comes down to 4 meter per second in next 5 seconds. चलो ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को। राहुल ने क्या किया, स्टेशनरी से स्टार्ट करके बाइसिकल को पेडल करना शुरू किया और पहले के 30 सेकेंड्स तक का जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया उसमें उसकी वेलोसिटी थी 6 मीटर पर सेकेंड, है ना। और जब उसने ब्रेक अप्लाई किया तो उसके बाद की जो 5 सेकेंड का डिस्टेंस था, जो टाइम था, उसमें उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो गई 4 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है ना। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है हमने दोनों केसेस में, यानी केस नंबर 1 आपका व्हेन द वेलोसिटी ऑफ दैट बाइसिकल इज 6 मीटर पर सेकेंड, एंड द सेकेंड केस इज योर व्हेन इट कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक। ओके, अब इन फर्स्ट केस बेटा उसने कहाँ से शुरू किया था, स्टेशनरी से शुरू किया था, दैट मीन्स वो वहाँ पे खड़ा था। तो उसने जहाँ से शुरू किया उसको हम क्या बोलते हैं, योर इनिशियल वेलोसिटी। एंड इन दिस केस उसने स्टेशनरी से शुरू किया, सो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, योर यू विल बी व्हाट, 0, है ना, 0 मीटर पर सेकेंड। एंड योर फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 30 सेकेंड्स इज दिस 6 मीटर पर सेकेंड, एंड योर टाइम इज ऑल्सो गिवन टू यू 30 सेकेंड्स। सेकेंड यूनिट सेम है तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, बताओ जल्दी। येस, वेरी गुड। ए विच इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, योर फाइनल वेलोसिटी माइनस योर इनिशियल वेलोसिटी, दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टी। ओके, वी इज हाउ मच, 6 माइनस यू इज 0 अपॉन टी इज 30. So 6 upon 30 is how much? 1 upon 6. 1 upon 6 को अगर आप डिवाइड करोगे so the value will be 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर क्यों लगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट हमारी स्क्वायर में रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, अच्छा, नाउ इन द सेकेंड केस अगर मैं इसका ग्राफ बनाती हूँ तो ये इसका ओरिजिन पॉइंट था जहाँ से इसने शुरू किया, ये 30 सेकेंड का डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, तो इसकी जो वेलोसिटी थी वो उस वक्त 6 मीटर पर सेकेंड थी। एंड यहाँ इस पॉइंट पे इसने क्या अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई किया।
अब यहाँ पर वो स्टॉप हो गई होगी बाइसिकल, दैट मीन्स अब जो न्यू इसका इनिशियल पॉइंट है वो ये बन गया। समझ में आया? ये पॉइंट हमने इनिशियल पॉइंट क्यों लिया? तो इस पॉइंट पे क्या थी बताओ वेलोसिटी? यस 6 मीटर पर सेकेंड। और आफ्टर 5 सेकेंड क्या वेलोसिटी थी, यानी फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या थी? 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, नाउ व्हाट इज द टाइम? 30 और 5 इन दिस केस। ओके, अच्छा तो अब इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या होगा? a विच इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t, दैट मीन्स व्हाट? 6 minus 4 upon 5, which is 2 upon 5, which is 0.4 meter per second square. So the acceleration of bicycle in the first case is 0.2 meter per second square, and in the second case it is minus 0.4 meter per second square. अब ये माइनस का साइन कहाँ से आया? प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए मेरे को जल्दी से। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो, सोचो माइनस का साइन क्यों आया। सोचा? बताओ जल्दी से कैसे आया? यस, वेरी गुड, क्योंकि दैट इज द केस ऑफ रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्यों नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ? बिकॉज अभी मैंने आप लोग को रिटार्डेशन की एग्जाम्पल्स में बताया, व्हेन वी अप्लाई ब्रेक सो हम बैकवर्ड मूव करते हैं, एंड दिस बैकवर्ड मूवमेंट शोज दैट द बाइसिकल इज रिटार्डेड, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है वेलोसिटी, है ना? समझ में आ गया नेगेटिव क्यों आया? जबकि इन द फर्स्ट केस वो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी मूव ऑन कर रही है उसी डायरेक्शन में उसका फोर्स जा रहा है। समझ में आ गई बात? ओके, नाउ बेटा मूविंग टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सो ग्राफ्स प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मेथड to present basic information about a variety of events. जैसे आप अपने टीवी में क्रिकेट मैचेस वगैरह में देखते हैं कि वर्टिकल बार ग्राफ्स होते हैं जो शो करते हैं कि कितना रन रेट है उस टीम का ईच ओवर में, या कितना रन रेट है उनका, कितने गोल्स मारे किस पर्सन ने। ठीक है, ये सब चीज़ें आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? बेसिकली ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि ग्राफ एक बहुत इजी मेथड बन जाता है किसी भी चीज़ पे बेसिकली कंपेयर करने में और किसी भी चीज़ को अच्छे से समझने में, है ना? सो इसमें भी हम क्या करेंगे कि ग्राफ के थ्रू डिफरेंट आपकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड स्पीड जो भी टर्म्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। As you have studied in mathematics, a straight line graphs help in solving a linear equation having two variables such as x or y, a and b, या जो भी आप उसको ले लो। Now to describe the motion of an object, we use a line graph. In case, line graph show dependence on one physical quantity such as distance हो गया, velocity हो गया, या कोई भी quantity हो गई, या time हो गया। ठीक है, तो हम जैसे अभी मैंने आपको बताया x एक्सिस, y एक्सिस, रीजन, और ये हमारी दो क्वांटिटीज़ हो गई। सपोज यहाँ डिस्टेंस ले लिया, यहाँ टाइम ले लिया। डिस्टेंस की जगह मैं यहाँ वेलोसिटी ले सकती हूँ, एक्सेलरेशन ले सकती हूँ, या कुछ भी ले सकती हूँ। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज दैट ग्राफ जिसके एक साइड पे डिस्टेंस, एक साइड पे टाइम शो होगा। सो द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम कैन बी रिप्रेजेंट ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ adopting a convenient scale of choice. In this graph, time is taken on the x-axis here and distance is taken on the y-axis. Distance time graph can be employed under a various condition where object move with a uniform speed, non-uniform speed or remain at rest. आपको ये मैंने बता तो दिए कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बट इनकी ये रिप्रेजेंटेशन आई कहाँ से ये देखते हैं। कि मैं कहती हूँ अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म है तो वो कर्व बनाएगा, अगर एक रेस्ट पे है तो दैट मीन्स वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। अब ये कैसे डेराइव किया मैंने, कैसे पता मुझे, ये सीखते हैं। आओ। सो
डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म स्पीड। देखो ये आपको टेबल दे रखा है, वेट अ सेकेंड, अब यहाँ पर आपको टाइम दे रखा है मिनट्स में, यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है किलोमीटर्स में। अब एक कार है जो मूव कर रही है इन अराउंड, लगभग मैं कहती हूँ इन 15 मिनट्स वो मूव करती है लगभग योर 8 किलोमीटर्स। देन आफ्टर दैट अराउंड 25 के अराउंड वो मूव करती है योर 18 किलोमीटर्स। ठीक है, 15, 25, आफ्टर दैट दैट पॉइंट 40, इस पॉइंट पे वो मूव करती है दिस मच, दैट मीन्स अराउंड योर 28, आगे 38, सेम 55। तो ऐसे ही कंटिन्यूएशन में विथ कांस्टेंट टाइम इंटरवल एंड कांस्टेंट दिस योर डिस्टेंस ऐसे ट्रैवल कर रहा है ना। तो यानी सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे और सेम इंटरवल ऑफ डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है ये, तो दैट इज़ यूनिफॉर्म स्पीड बेसिकली। सो इसीलिए यूनिफॉर्म स्पीड का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन का बनता है। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो सेम होता है। ठीक है, चाहे आप ए से बी पॉइंट का देख लो, रुको इसको रिमूव कर देती हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप इस पॉइंट से इस पॉइंट का देख लो, इस पॉइंट से इस पॉइंट का देख लो, या इस पॉइंट से उस पॉइंट का देख लो, तो हमेशा जो आपका यूनिफॉर्म स्पीड होगी ना, तो उसके बीच का जो गैप है वो सेम रहेगा, और उसी गैप का जो सेम रहना है उसी की वजह से यूनिफॉर्म स्पीड या कोई भी यूनिफॉर्म मोशन हो उसका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, ओके। अगर यही एग्जाम्पल मैं आप लोग का लेती हूँ, सपोज बेटा ये नॉन यूनिफॉर्म, सो एट नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, इस कार ने 2 सेकेंड्स में अराउंड 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। आफ्टर दैट इन द 4 सेकेंड यानी नेक्स्ट 2 सेकेंड में उसने ट्रैवल किया लगभग 4 मीटर्स। आफ्टर दैट 6 सेकेंड्स में 8, at 8 seconds it travels around 17 meter. Then 10th second 25 meter, 2, 4, 8, 17, 25 equal interval or not? नहीं, अलग अलग गैप रेट है सबका। सो दैट इज़ योर नॉन यूनिफॉर्म, जिसके अंदर कर्व ग्राफ बन रहा है। ठीक है, यही चीज़ मैंने आप लोग को अभी पहले बताई। ओके, समझ में आ गया। और अगर मैं बात करती हूँ इसी में ही कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है, ठीक है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ। वेट, दिस इज योर वाई एक्सिस, ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस। 2 सेकेंड यहाँ मैं टाइम ले रही हूँ, यहाँ पर मैं डिस्टेंस ले रही हूँ। 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड्स, 8 सेकेंड्स एंड देन 10 सेकेंड्स। ओके, अब उस पर्टिकुलर कार की जो स्पीड है, सपोज़ उसका इंजन ऑन है और उसकी लगभग स्पीड मिनिमम जो है वो है, स्पीड नहीं, यहाँ पे तो हम सॉरी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना। तो उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो सपोज़ मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 5 का गैप, 5, 10, 15, तो वो यहीं पर ही है 2 सेकेंड्स में। अब वो रेस्ट पे है, दैट मीन्स वो मूव तो हो ही नहीं रही है। सेम वही डिस्टेंस है 4 सेकेंड पे भी, सेम 6 सेकेंड पर भी,
सेम 8 सेकेंड्स पर भी, आफ्टर 2 सेकेंड्स, आफ्टर 2 सेकेंड एट द 10th सेम, यानी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि वो कार ही रेस्ट पर है, चल ही नहीं रही है, तो कहाँ से वो आगे फर्दर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? वो तो उसी पॉइंट पे ही रहेगी ना जहाँ पर वो खड़ी हुई है। आगे बात समझ में? ओके, सो मूविंग फर्दर टू द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी जब हम डिस्टेंस को y एक्सिस पे रख रहे थे एंड x एक्सिस टाइम, ठीक है, डिस्टेंस को टाइम के हिसाब से देख रहे थे। अब हम इस डिस्टेंस की जगह जब वेलोसिटी को रिप्लेस करेंगे, ठीक है, तो उसको जब हम टाइम के हिसाब से देखेंगे तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? सो द वेरिएशन इन वेलोसिटी विथ टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंट बाय अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. In this case, this is represent along the x-axis. Okay. ये देखो, ये दे रखा है आपका velocity and here is your time in a straight line. यानी ये किसका केस है? Uniform velocity. And the velocity is represent along with the y-axis. Now, if the object moves at uniform velocity, the height of its velocity time graph will not change with time. क्यों? क्योंकि वेरिएशन ही नहीं आ रहे, वेरिएशन ही नहीं आ रहे, दैट मीन्स वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता जा रहा है। सपोज इन दैट ग्राफ 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता जा रहा है, तो 40 40 40 40 40, देयर इज नो चेंज, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. Shows that velocity time graph of a car moving with a uniform velocity of 40 km per hour. देखो दे रखा है ना ये आपको, इन फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर एंड फोर्थ आवर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये कंटिन्यूसली चलता आ रहा है, ठीक है. ओके, नाउ मूविंग फर्दर, we know that the product of velocity and time gives displacement of an object moving with uniform velocity. Product of velocity and the time. So the area enclosed by the velocity time graph and the next axis, time axis, will be equal to the magnitude of displacement. उसी से ही वैल्यू निकलेगी. To know the distance moved by the car between the time 1 and time 2, draw perpendicular from the point corresponding to the t1 and the t2 on the graph. See, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि इस t1 पॉइंट से इस t2 पॉइंट पर, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना चली है वो कार, तो बस मुझे क्या करना है, इस पॉइंट से दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है और इसको मेज़र करना है. तो देखते हैं वो कैसे करते हैं कि कितना ट्रैवल किया उसने. सो द वेलोसिटी of 40 km per hour is represented by the height of AC, or you can say BD, and the time T2 minus T1 is represented by the length AB, sorry, wait a second, here we have this T2 minus T1, that means your displacement. ये AB रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और इन्होंने दूसरा क्या बोला हुआ है, that the velocity of 40 km per hour is represented by the height AC and BD, by this and this, C, by this and this, है ना. Now so the distance S moved by the car in time T2 minus T1, यानी इन दोनों पॉइंट के बीच का जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, मैं कह सकती हूँ कि वो AC माइनस सी डी होगा. क्यों AC इंटू सी डी ले रखा है, सॉरी इन्होंने, देखो दैट इज़ योर AC एंड दैट इज़ योर CD. क्या है ये आपका, एक रेक्टेंगल है, एंड रेक्टेंगल का एरिया, यानी ये इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया ये मैं कैसे निकालूंगी,
length into breadth. Your length AC is equals to BD, or your breadth this AB is equals to this part CD. तो वही चीज़ उन्होंने बस कर दी, और AC जो है वो हमारा क्या है बेटा 40 किलोमीटर पर आवर, और जो हमारा CD है वो T2 माइनस T1 है कि नहीं? ओके, सो 40 T2 माइनस T1 जो कि क्या आ गया मेरा एरिया ऑफ ABCD जो हमारा एक रेक्टेंगल है ना। सो अगर मुझे निकालना है कि भाई किसी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ऑब्जेक्ट का मुझे डिस्टेंस निकालना है कि उसने पर्टिकुलर टाइम में डिस्टेंस कैसे कितना ट्रैवल किया, तो बस मुझे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं और उस पर्टिकुलर एरिया का क्या निकालना है, उस पर्टिकुलर शेप का जो भी बनेगी उसका एरिया निकाल देना है, बस जो भी एनक्लोज्ड फिगर आएगा। और यही चीज़ आप नॉन यूनिफॉर्म में भी कर सकते हो। नॉन यूनिफॉर्म में क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सी इन दिस केस द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ for the motion of car is shown in figure 8.6. The nature of the graph shows that velocity changes by equal amount in equal interval of time. इसीलिए uniformly accelerated motion है। uniformly accelerated motion कैसे, in this graph C। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, इन्होंने से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड क्यों कहा है, क्योंकि आप जानते हो कि चेंज इन वेलोसिटी इज योर एक्सेलरेशन, एंड इफ चेंज इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट दैट मीन्स योर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज हो ही नहीं रहा, तो दैट मीन्स वो किसका केस है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। गेटिंग माई पॉइंट, समझ आ गया? जिस केस में एक्सेलरेशन इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा, कांस्टेंट रह रहा है, that means velocity increase decrease नहीं हो रही, and if velocity increase and decrease नहीं हो रही, that is the case of uniform acceleration। simple, सीधी सी बात। आगे बात समझ में। so velocity time graph for a car moving with uniform acceleration which is in straight line basically। वहीं पर ही in your non accelerated motion जिसके अंदर velocity change हो रही है, decreasing graph बन रहा है, ऐसे बन रहा है, दैट वॉज नॉट इन स्ट्रेट लाइन बेसिकली। ठीक है, और ये जो है आपका देखो, यू कैन डिटरमाइन द डिस्टेंस मूव बाय द कार फ्रॉम इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेट अ सेकेंड, गिव्स द डिस्टेंस यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मूव बाय द कार इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। और ये हमें कैसे मिलेगा, जैसे हमने प्रीवियस केस में किया था। इफ़ द कार वुड हैव बीन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट would be represented by the area of ABCD under the graph, and since the magnitude of velocity of a car is changing due to the acceleration, the distance traveled by an car is given by the area ABCD under the velocity time graph। चलो इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। सो अब हम बात करते हैं सबसे पहले इस पोर्शन की। ये जो पोर्शन है ये वो टोटल डिस्टेंस का पोर्शन है जो इस कार ने ट्रैवल किया फ्रॉम पॉइंट T1 टू T2, इतना डिस्टेंस इसने कवर किया। बट अब हमने इस केस में पढ़ा कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो है, बट इस केस में एक्सेलरेशन ए जो है वो इंक्रीज हो रहा है विद टाइम। अब व्हेन एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, ये अपवर्ड स्लोप बन गया, ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। अब एक्सेलरेशन बढ़ने की वजह से ये डिस्टेंस भी आ गया, इसके अंदर इंक्लूड हो गया। सो हम यहाँ पर टोटल डिस्टेंस किसकी बात कर रहे हैं कि उस T1 टाइम और T2 टाइम में उसने कवर किया कार ने। तो इस केस में मैं क्या लूँगी, A B C D and E, यानी एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल और स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल। गेटिंग माई पॉइंट? इन द प्रीवियस केस हमने क्या लिया था, हम वहाँ पर एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहे थे, हम वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे थे। बट अगर
यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ साथ एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रहा है, सो ये वाला केस बन जाता है। ठीक है, देखो यही चीज़ उन्होंने यहाँ पर की हुई है। सो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, एरिया ऑफ ए बी सी डी ई। अब एरिया ऑफ ए बी सी डी जो है प्लस ई, वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी है ना, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ए बी इंटू बी सी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, एंड ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारा ए डी है, हाइट हमारी डी ई है, और प्लस हाफ। सो इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, तो ग्राफ की शेप कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन? नो, देखो ये दोनों। चलो इसे समझने की कोशिश करते हैं। नाउ दिस इज द केस ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जबकि पहले में क्या था, अपवर्ड स्लोपिंग है, जब एक्सेलरेशन के साथ वो इंक्रीज हो रहा था। सेम अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो यहाँ पर ये क्या है, जब नॉन यूनिफॉर्म है तभी तो एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन नहीं है या पैरेलल नहीं है। समझ में आ गई बात? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यानी हमारी मोशन की जो इक्वेशंस हैं बेटा, देखो ये इक्वेशंस हैं हमारे पास 3। इनकी डेरिवेशन अब हम करेंगे ग्राफ के थ्रू कि कैसे डिराइव हुई है। यानी ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, सपोज फाइनल v इज़ फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ये जो इनके बीच का बेसिकली रिलेशन है, ये कैसे आया ये देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। सबसे पहले हम फर्स्ट केस पढ़ने जा रहे हैं बेटा। फर्स्ट केस हमारा क्या है, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन किसको कहते हैं, फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी मोशन की है वो है v विच इज़ इक्वल्स टू u प्लस ए टी। यानी इस इक्वेशन की डेरिवेशन कैसे हुई, हम ये केस पढ़ेंगे, और इस केस को मैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन के नाम से जानती हूँ। इस केस में सबसे पहले हमें ग्राफ को ड्रॉ करने की ज़रूरत है। So consider a velocity time graph of an object that moves under uniform acceleration। अब मैं आप लोग को ग्राफ सिखा चुकी हूँ तो आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो इस केस में हमें कौन सा ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, जिसके अंदर हमें u को ज़ीरो नहीं लेना, यानी स्टेशनरी से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात की गई है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। यहाँ वेलोसिटी एट द वाई एक्सिस, इधर हम क्या लेंगे, टाइम लेंगे। थोड़ा इसको इंक्रीज़ कर देते हैं, आप लोग को अच्छे से नज़र आ जाएगा अब। सो एट द वाई एक्सिस वेलोसिटी, एट द एक्स एक्सिस टाइम। अब जैसे कि हमने देखा कि जब वेलोसिटी का ग्राफ बनाते हैं विद इंक्रीजिंग यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो वो ग्राफ कैसे जाता है, ऐसे फ्रॉम द ओरिजिन। बट इस केस में हम यहाँ स्टेशनरी से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विद हेयर। यू हमारा इस केस में हम ज़ीरो नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ये इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पशन है कि इस केस में हम u ज़ीरो नहीं लेंगे। सो इन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया है इसको, u इतने पोर्शन को ले लिया, ये हमारी क्या है u, यानी इनिशियल वेलोसिटी, एंड दिस इज़ योर v, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक व्हाट, फाइनल वेलोसिटी। अब ये आपने कितने टाइम में वेलोसिटी अटेन की, यानी ये जो आपका ग्राफ बन रहा है कितने टाइम में अटेन किया, इसमें t1 टाइम। तो यानी ये हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमारे टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर यहाँ से मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ तो मेरे पास एक ऐसी फिगर बन गई। ये जो डॉटेड लाइन है जस्ट उसे ज्वाइन किया गया ताकि एक शेप, डेफिनेट शेप आ जाए, ये क्या है, गेट इट।
बहुत सिंपल सी चीज़ है ग्राफ को रिप्रेजेंट करना। हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि हम वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशनशिप देख रहे हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ एट व्हाट, व्हेन देयर इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक स्ट्रेट लाइन होती है इंक्रीजिंग की, बट इस केस में हम वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस केस में हम एक एग्जाम्पशन लेंगे कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं है, यानी वो कार स्टेशनरी से स्टार्ट नहीं की है मैंने। इतनी सी बात, सिंपल सी बात समझ लो, ठीक है। चलो आगे मूव ऑन करते हैं। From this graph you can see initial velocity is your u and final at point B is v and time is your t. Now the velocity changes at the uniform rate a. So the perpendicular line BC and BE are drawn from point B on the time and velocity axis respectively. Sorry, देखो जैसे मैंने इसको ज्वाइन किया था, अभी आप लोग को बताया था कि जैसे इसको एक डेफिनेट शेप जानने के लिए हम ज्वाइन कर लेंगे। ई को बी से, इस पॉइंट से, बी पर्टिकुलर डी से, और ए एंड डी, बस यही किया हुआ है इन्होंने। ओके, नाउ so that the initial velocity is represented by OA, final by BC and the time interval is by OC. चलो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं इन्होंने क्या दे रखा है। देखिए ज़रा, टाइम है हमारा दिस, यानी ये पॉइंट से ये पॉइंट और ये से ये पॉइंट क्या है, T विच इज़ इक्वल्स टू OC, यही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मेरी क्या है बताओ जल्दी। यस, वेरी गुड, इनिशियल वेलोसिटी, यानी u इज योर AO। नाउ दिस इज इक्वल्स टू दिस, दैट मीन्स मैं कह सकती हूँ दैट OC इज इक्वल्स टू योर AC, और सॉरी AD नॉट AC, and your OA which is your U is equals to this, OA is equals to CD। इतनी सी चीज़ समझ में आ गई आप लोग को। ओके, आगे बढ़ते हैं। and your final velocity is basically BC, that one। from this point to this which is OE and OE is equals to your BC, this region, ठीक है। अच्छा, अब बेटा अगर मैं वेलोसिटी की ही बात करूं, ठीक है, तो इस केस में मैं कहती हूँ कि हमारा जो बेसिकली ये पोर्शन है, ये पूरा B से C बन गया V, दैट रीजन फ्रॉम D to C इज योर U। अब मुझे ये BD निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे पोर्शन में से ये पोर्शन माइनस कर दूं, दैट मीन्स V माइनस U कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बताओ। यस, BD आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब ये जो BD है इसको हम पुट करते हैं। चलो, ये बेसिकली हमारा चेंज इन वेलोसिटी है। अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है इसका, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, योर चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी इन दोनों के बीच का गैप, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, एंड फाइनल माइनस इनिशियल इज व्हाट, योर BD, और BD किसके इक्वल आ गया, V माइनस U के। समझ में आ गई इतनी बात। ओके, नाउ BD, इफ BD इज योर V माइनस U, सॉरी, सो हमें पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में T, एंड योर चेंज इन वेलोसिटी हेयर इज व्हाट, BD, एंड टाइम इज, टाइम देखो
क्या है यहाँ पर टाइम? ओ सी, दिस रीजन इज योर टाइम. यस, सो मैं कह सकती हूँ कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन में ओ सी. ना ओ सी जो है वो इक्वल है ए डी के, ऊपर वाले के, अभी हमने पहले देखा. तो इन दोनों में से किसी को भी रख सकती हूँ मैं. इफ़ ओ सी मेरा टाइम है तो मैं इसको रिप्लेस कर दूँ यहाँ टी से. दैट ए विच इज़ इक्वल्स टू बी डी है मेरा यू माइनस वी माइनस यू सॉरी अपॉन में टी, है ना. अब अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी? ए टी विच इज़ इक्वल्स टू ए टी विच इज़ इक्वल्स टू यू माइनस वी, है ना. अब मेरी इनिशियल इक्वेशन क्या थी जो मुझे प्रूफ करनी थी? v विच इज़ इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. चलो इस फॉर्म में लाते हैं इसको. ये उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा माइनस वी विच इज़ इक्वल्स टू माइनस यू माइनस ए टी. माइनस से डिवाइड करूँगी पूरी इक्वेशन को तो v विच इज़ इक्वल्स टू यू प्लस ए टी आ जाएगा. बस हो गई सिंपल सी डिराइव. तो क्या किया हमने? सिर्फ और सिर्फ ग्राफ ध्यान में रखने की ज़रूरत है हमें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन क्या ग्राफ बनेगा. और एक एग्जाम्पशन है हमारी. एग्जाम्पशन क्या थी? कि भाई u इस केस में ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा. u इस केस में ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा तो सबसे पहले क्या निकालना था हमें? एक्सेलरेशन निकालना था. नाउ एक्सेलरेशन इज डिफरेंस बिटवीन योर फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट अपॉन t. फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट u एंड v हैं और t इज़ योर टाइम. सो a विच इज़ इक्वल्स टू व्हाट? v माइनस यू अपॉन t. सो उससे हमारी इक्वेशन बन गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v विच इज़ इक्वल्स टू u प्लस ए टी. समझ में आ गया? ओके चलो नेक्स्ट देखें. इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ. चलो ये पढ़ते हैं आप. सो सेकेंड केस जो है यानी सेकेंड मोशन का जो इक्वेशन है हमारी वो है इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशनशिप. सो लेट अस कंसिडर दैट द ऑब्जेक्ट हैज़ ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस इस टाइम t अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सेम ग्राफ इसका भी यहाँ पर बनेगा. और वो ग्राफ कौन सा लास्ट टाइम यूज़ किया था हमने फर्स्ट इक्वेशन में? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का. सेकेंड इक्वेशन में भी एंड थर्ड इक्वेशन में भी सेम ग्राफ को यूज़ करेंगे हम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ग्राफ को. उसी से ही ये तीनों डिफरेंट इक्वेशंस को डिराइव करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन हमारी डिराइव हो चुकी है v विच इज़ इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की. सेकेंड इक्वेशन हमारी है s विच इज़ इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ओके, सो in figure 8.8 the distance traveled by an object is obtained by the area enclosed by OABC under the velocity graph AB. अब इस इक्वेशन को बार बार ऊपर नीचे करना ग्राफ को थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा तो इससे बेटर है हम खुद ही ग्राफ बना लेते हैं. वेट अ सेकेंड. ये आपका ग्राफ है, ये y एक्सिस, यहाँ पर आपकी वेलोसिटी है, यहाँ पर आपका टाइम है, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है. इतनी बात समझ में आई. फिर हमने क्या देखा था? दैट हमने इसके अंदर एक एग्जाम्पशन की थी कि हमें जो यूनिफॉर्म कह रही हूँ इनिशियल वेलोसिटी लेनी है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं लेनी है, यानी u इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हेयर. सो हमने यहाँ से स्टार्ट किया. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, स्ट्रेट लाइन जाएगा. अब कितने टाइम में? तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया. ये मेरा टाइम t, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया इस पोर्शन को और इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया. ये बात समझ में आ गया? ओके. सो अब ये जो बन गया ये मेरा बन गया O, ये A, ये पोर्शन D और ये जो है ये पॉइंट मेरा है C. ओके,
ये जो पॉइंट है इसको मैं ले लेती हूँ B, ठीक है, ओके, और सपोज इस पॉइंट को मैं ले लेती हूँ E। अब हमें क्या करना है, ये इक्वेशन हमारी कौन सी है बेटा, S विच इज़ इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब दैट मीन्स हम यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें, S की बात करें, तो आपको पता है दैट S जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एरिया एनक्लोज्ड विद इन द ग्राफ, ग्राफ के अंदर का जो एरिया होता है, हमारा ग्राफ के अंदर का एरिया कौन सा रीजन आ जाएगा, ये पूरा रीजन आ जाएगा, ठीक है। अब ये रीजन जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, यही 2 चीज़ें हैं। अब ये जो रेक्टेंगल और ट्रायंगल है, चलो इनको लिख देते हैं, दैट हमारा S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ योर रेक्टेंगल O A D एंड C, यानी दिस वन, ये वाला जो पूरा रीजन है, वहीं पर ही प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल A B D, यही एरिया आता है इस ग्राफ में, ये वाला रीजन, ठीक है। अब इसका क्या एरिया होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ हमारी क्या है AD, ये ब्रेथ क्या है बताओ, AO, ये इंटू AO, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है हमारा बताओ, यस BD, प्लस हाइट क्या है हमारी AD, सॉरी इंटू होता है ना, प्लस नहीं होता, अच्छा। अब AD हमारा क्या है, ये हमारा क्या था, T, टाइम, मैं लिख सकती हूँ इसको टाइम, इंटू में AO क्या है मेरा U, प्लस हाफ BD, ये क्या था हमारा बताओ, BD क्या था, यस BD इज योर टाइम, इंटू में AD, sorry AD is your time and this BD is your V minus U, और V minus U को जब हमने डिराइव किया था तो इसकी वैल्यू क्या आई थी लास्ट वाली इक्वेशन से, AT, यही वैल्यू आई थी ना लास्ट वाली इक्वेशन में, BD की वैल्यू क्या आई थी AT, सो T इंटू AT, यही आ गई वैल्यू। अब सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, UT प्लस हाफ A और T इंटू T का स्क्वायर, सो S विच इज़ इक्वल्स टू योर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, हो गई डिराइव। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, वही सेम ग्राफ में हमने सबसे पहले एरिया एनक्लोज्ड, यानी हमें बेसिकली यहाँ पर इसका डिस्टेंस निकालना था कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो उसके लिए हमने क्या किया कि डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए हमें पता है कि हम ग्राफ के अंदर का एरिया निकालते हैं, एरिया एनक्लोज्ड विद इन द ग्राफ। ये ग्राफ के अंदर का एरिया 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, दिस रेक्टेंगल एंड दिस ट्रायंगल, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बस इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दी, उन्हें U, T और V से रिप्लेस कर दिया और आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो ये हमारी थी सेकेंड मोशन की इक्वेशन विच इज़ योर S विच इज़ इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ओके। सो हमारा बिल्कुल सेम ग्राफ इसके अंदर, थर्ड वाले केस में भी, थर्ड मोशन में भी
अब थर्ड इक्वेशन का जो हमारा फॉर्मूला है ना बेटा, वो हमें प्रूफ करना है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 2as। ठीक है, अब इस केस में भी हमें क्या करना है, s की वैल्यू, s इज़ योर क्या होगा, पिछले में बताया मैंने, हमेशा जब भी डिस्टेंस की बात आती है तो वो होता है एरिया एनक्लोज्ड विद इन द ग्राफ। बट इन दिस थर्ड केस हम इसको बाइफरकेट नहीं करेंगे रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल में, हम ये पूरा का पूरा ये फिगर लेंगे और ये क्या है मेरा एरिया ऑफ ट्रापीजियम। सो मैं कह सकती हूँ S इज इक्वल्स टू योर एरिया ऑफ ट्रापीजियम। ठीक है, जो कि मेरा क्या है O A B C, O A, ये A आपका O A B और ये C। नाउ एरिया ऑफ ट्रापीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स अपॉन 2 इंटू हाइट। पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं इसकी, दिस OA एंड दिस BC, OA प्लस BC अपॉन में 2 इंटू में हाइट क्या है हमारी, ये OC। अब OA क्या है मेरा, ये वाला U है, इनिशियल वेलोसिटी है। BC क्या है मेरा, ये पूरा ये है V, फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 इंटू में T। अब हमने एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से इसको रिप्लेस करना है। कैसे, हमें पता है, इसको मैं अलग कलर से लिखती हूँ, ये इसका पार्ट नहीं है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो ये, दैट A विच इज़ इक्वल्स टू V माइनस यू अपॉन में T होता है। तो इस T की वैल्यू कैसे आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी T की, V माइनस यू अपॉन में A, यही वैल्यू आएगी। बस इस T की जगह हमें क्या वैल्यू डालनी है, इसको इरेज कर देते हैं, इस T की जगह मुझे वैल्यू डालनी है किसकी, इसकी V माइनस यू अपॉन A, S की। ठीक है, अब V प्लस यू और V माइनस यू, यानी A प्लस B A माइनस B क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी V का स्क्वायर माइनस U का स्क्वायर अपॉन में इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो 2A आ जाएगा और यहाँ पे S था मेरा। ठीक है, तो इसको आगे अगर मैं लिखती हूँ वापस से, तो मेरे पास क्या था, S विच इज़ इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2A। अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये उधर चला जाएगा तो 2AS विच इज़ इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेशन सेकेंड एंड थर्ड डेरिवेशन बहुत ईजी हो जाती है अगर अच्छे से फर्स्ट समझ में आ गया, क्योंकि फर्स्ट का ही डायग्राम यानी तीनों हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लेंगे और सेकंड और थर्ड में तो कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी छोटी डेरिवेशन है इनकी। ठीक है, तो होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गई हो। थैंक यू।